हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो एएलपी और टेक्नीशियन की फुल प्रैक्टिस सेट की क्लास नंबर 2 जो कि आज स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको है ये देख बो रहा गया कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन एक मछली है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा जो है क्या है, एक प्रकार का मछली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है गोल कृमि यानी कि नीमटोड से होने वाला रोग जो होता है उसका नाम बताना। तो गोल कृमि यानी कि नीमटोड से होने वाला रोग है, इसका क्या आंसर होगा ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक, ऑप्शन ए यानी कि फाइलेरिया। किसी क्या होता है, तो इससे फाइलेरिया नामक रोग होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है ये बताना, ठीक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि अस्कविड है। क्या है, अस्कविड, जो कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक कीट नहीं है। तो कौन कीट नहीं है, तो कीट के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो यह है मकड़ी, ठीक है ना। तो मकड़ी जो है वो कीट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है ये बताना है। तो सील किस जाति के होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि क्या है, स्तनपायी में आते हैं। क्या आते हैं, स्तनपायी में सील आते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं मैथ की क्वेश्चन है। तो मैथ की क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन को आप लोग भी आंसर जरूर देते चलेगा, ठीक है ना, ताकि कॉन्फिडेंस भी बढ़ते रहे, ठीक है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप लोग भी क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका बनाते हैं। तो सबसे पहले जो कोष्ट में इसका काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा +3 और +2 और +3 को जोड़ लेंगे। 3 2 5 5 3 8, 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। तो कोष्ट में आ गया 7 और कोष्ट जब हटाएंगे तो आ जाएगा कितना, -7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आ जाएगा, -7। तो -7 आ जाएगा ये, ठीक है। अब प्लस वाले फिर से जोड़ लेते हैं। तो 5 4 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा कितना, 25 -1/2 गुना 2 हो जाएगा। 2 से 2 आपका कट जाएगा तो बच जाएगा कितना, 25 - 1, यानी कितना आंसर हो जाएगा आपका 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। तो मान लेते हैं आधार की त्रिज्या जो शंकु के है वो r है, ठीक है, r है, और उसके बराबर इंच भी है, ठीक है ना। कोई r और इंच शंकु की है, त्रिज्या और ऊंचाई आपस में इक्वल दे दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है उसका आयतन, यानी कि लंबवृत्तीय शंकु है जिसका आयतन गोले के आयतन के बराबर है। तो गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है ना। गोले की त्रिज्या जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल R मान लीजिए। तो सूत्र होता है, दोनों का आयतन आपस में बोला है कि इक्वल है। तो आपका जो शंकु का आयतन होता है क्या होता है, 1/3 πr² इंच, ठीक है ना। आपस में दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्या कि शंकु का आयतन और गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr²। तो कैपिटल R माने हैं तो R का Q ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसे हल कर देते हैं। तो 1/3 पाई तो दोनों में कॉमन ही है, R का मतलब हो जाएगा कितना, RQ, ठीक है ना। R का Q मतलब हो जाएगा क्या, इंच आपस में क्या है, बराबर है ना। तो R का Q हो जाएगा ये, R का Q बराबर 4/3 पाई और R का Q ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो पाई से पाई आपका कट जाएगा, 3 से 3 आपका ये कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं RQ बटा कितना हो जाएगा, R/RQ, ठीक है ना, यानी कि 4/1 हो जाएगा। यानी कि शंकु का जो आयतन हो जाएगा R और गोले का जो आयतन, गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी ये कैपिटल R हो जाएगा। इसका आपका आंसर हो जाएगा घन हो जाएगा 4 और अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ये रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यदि कुछ क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसे भी आप समझेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शंकु का आयतन और ये होगा आपका गोले का आयतन। शंकु के आयतन और त्रिज्या और ऊंचाई उसका क्या दे दिया, आपस में बराबर, पहले से क्वेश्चन में आपको दे दिया है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R मान लिया, ठीक है। फिर बाकी आपको हल करना है, कुछ नहीं करना है इसमें ज़्यादा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
पहले बोल रहा है क्या कि नीचे दिया है क्या, दी गई सारणी में 10वीं के वर्ग ए और बी में विद्यार्थियों का विवरण दर्शाता है जिन्होंने अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं दी हैं। ठीक है ना, ये सभी जो दिए हैं क्या, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा दी हैं, उसका विवरण दर्शाया गया है इसमें। ठीक है, बोल रहा है कि वर्ग बी के बारे में बोला है कि वर्ग बी में दोनों परीक्षाओं में जैसे अर्धवार्षिक और वार्षिक में से कम से कम एक में उत्तीर्ण हो उस विद्यार्थी का प्रतिशत बताना, किसमें, वर्ग बी के बारे में बताया है। ठीक है, चलिए, तो दोनों परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण, ये फेल हो गया तो फेल वाले को अपने नहीं लेना, कम से कम एक में पास हुआ उस विद्यार्थी को लेना है। आगे वाली में अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में उत्तीर्ण हुए, तो वार्षिक में उत्तीर्ण कितने हुए, 12। ठीक है ना, तो कम से कम एक में तो हुए ही हैं। अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक में अनुत्तीर्ण है, तो अर्धवार्षिक में पास हुए, तो ये हो गया कितना, 17। ठीक है ना, तो 12 हो गया जो कि आपको अर्धवार्षिक में, और 17 जो हो गया वो वार्षिक में पास हुए, तो कम से कम एक में तो पास हो ही रहे, और दोनों में पास होने वाले हैं जो 55 है। ठीक है ना, तो दोनों में हो गया 55। ठीक है, तो टोटल पास होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो हो गए आपके टोटल इतना, और टोटल बी में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 5 5 7 12 12 2 14 14 और 3 17 के साथ हाथ में एक है, तो हो जाएगा 3 4 5 5 5 कितना 10, यानी कि 107। ये हो गया टोटल 107 विद्यार्थी में इतना विद्यार्थी कम से कम एक विषय में एक एग्जाम में, यानी कि अर्धवार्षिक या वार्षिक किसी न किसी में पास से हैं या तो दोनों में पास हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो बोला कितने % है, तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, बस यही निकालना है, इसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 55 और 7 कितना 62, 62 10 72, 72 और 2 74 और 10 84, 84 बटा हो जाएगा कितना 107, गुने हो जाएंगे 100। ठीक है, अब इसे भाग दे देंगे, तो 84 100 हो जाएगा, भाग कितना 107। अब इसको जितना जल्दी से आप भाग देंगे उतना जल्दी आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको भाग देंगे तो सबसे पहले आपको लग जाएगा कितना 7 मराती। ठीक है ना, तो 7 मराती लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 107 गुना 7 करेंगे तो 7 7 49, और ये हो जाएगा 7, यानी कि 749 हो गया। तो 840 में 749 घटा देंगे। ठीक है ना, यानी कि इसको मान लेते हैं कितना 50 है, तो 50 और 50 ये हो जाएगा कितना 100, 50 हो गया आपका 40 90 और 1 91, 91 पर 1 शून्य और बैठा देंगे जो लास्ट वाली है, तो 910 भागे को हो जाएगा 107, तो 910 में लगाएंगे तो लगभग कितने मराती लगेगा 8 मराती। ठीक है ना, तो 8 मराती लगेंगे तो 856 हो जाता, तो लगभग ये 8 मराती लग जाएगा आपका। तो 8 मराती लगेगा तो कितना हो जाएगा 8 7 56 और 8 एकम 8, यानी कि 856, 910 माइनस 856 कर देंगे तो आपका आ जाएगा शेष जो बचेगा वो कितना बचेगा 4, और ये हो जाएगा 90 में 50 तो कितना 5, एक दशमलव बैठाएंगे आपको एक शून्य हो जाएगा, फिर 107 से भाग देंगे तो लगभग कितने मराती लगेगा 5 मराती 500 लग रहा है, यानी कि लगभग कितना 5 मराती आपको ये लग जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना 78.5% क्या हो रहे हैं विद्यार्थी लगभग एक विषय में पास हो रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग बी में दोनों परीक्षाओं में जैसे अर्धवार्षिक तथा वार्षिक में से कम एक में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो कम से कम कितना है 78.5% है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, मान लेते हैं कि टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 100 अंक का हुआ था, जिसमें उससे क्या हुआ 78% एग्जाम में क्या हुआ अंक प्राप्त हुए, और शेष जो बचा वो कितना बचा आपका 22% आपको बच गया। सॉरी, शेष जो आपको बच गया कितना बच गया 22% आपका शेष रह गया। ठीक है, चलिए यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में कि 663 अंक प्राप्त होता है, यानी कि 100 में से यहाँ टोटल जो है कितना 663 अंक प्राप्त होता है, और यहाँ परसेंटेज में 78% प्राप्त होते हैं, तो प्राप्त हुआ उसका तुलना उसी से कर देंगे। ठीक है ना, तो बोल रहा है अधिकतम अंक कितने थे, तो अधिकतम अंक कितना है 100 है, तो गुना 100 कर देंगे। ठीक है, अब इसे काट दीजिए 13 6 78, 3 मराती काट देते हैं 26 3 78, और ये हो जाएगा 22 3 221 मराती, फिर से काट देंगे हो जाएगा आपका 13 दूनी 26। ठीक है ना, और 50 दूनी ये 100 कट जाएगा। ठीक है ना, 50 दूनी 100, और ये काट देंगे 13 से, तो 13 एकम 13, 13 7 91, यानी कि 17 मराती है, तो आपको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 17 5 85, यानी कि 850, यानी कि टोटल जो एग्जाम में अंक थे वो टोटल 850 अंक के थे एग्जाम मार्क्स के, जिसमें 663 अंक से क्या इसको आदित्य को प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है किसी थैले में लाल और हरी गेंद, ठीक है ना, रेड और ग्रीन है। ठीक है ना, रेड और ग्रीन का रेशियो जो दिया आपका 4:9 दे दिया है। ठीक है, बोला कि 7 और लाल गेंद थैली में शामिल कर दें। 7 गेंद और क्या करते हैं थैली में शामिल कर देते हैं, कौन लाल गेंद। ठीक है ना, तो लाल और हरे का जो रेशियो हो जाता है वो 5:6 हो जाता है। क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो देखिए मिश्रण में पढ़े कि जो भी मिक्स किया जाता है, ठीक है ना, उसका विपरीत वाले को क्या करते हैं बराबर करते हैं, यानी कि इक्वल कर देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसमें रेड गेंद को क्या कर रहा है शामिल कर रहा है,
तो अपन रेड को शामिल करें तो ग्रीन को कर देंगे बराबर कर देंगे। तो ग्रीन को बराबर करने के लिए क्या हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 6 18 हो जाएगा। और रेशियो का नियम है कि यदि एक संख्या में आप गुना करें तो दोनों साइड आपको गुना करना पड़ेगा, यानी कि 3 इधर गुना करें तो 3 से इधर भी गुना, 2 इसमें गुना करें तो 2 इधर भी आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि अब रेशियो जो चेंज होकर हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा आपका कितना 18, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा आपका 18। तो देखिए ग्रीन आपका इक्वल हो गया। अब बोल रहा है देखिए क्वेश्चन में कि 7 लाल गेंद को शामिल करते हैं। यहाँ देखिए 8 से हो गया कितना 15, तो यहाँ कितने गेंद शामिल किए, यहाँ भी 7 गेंद को शामिल किए रेशियो में भी। तो शामिल किए जितने रेड का तुलना रेड से कर दिए, यहाँ 7 को शामिल किया, यहाँ पे 7 को शामिल किया, तो शामिल का तुलना शामिल से कर दिए, यानी कि रेड गेंद की तुलना रेड गेंद से कर दिए। रेशियो का यही नियम है कि तुलना हमेशा सेम में होता है, ठीक है ना, समान चीज़ों में होता है, तो तुलना कर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कि हरी गेंद कितनी है ये बताना। तो हरी गेंदों की संख्या कितनी है, कहीं से भी आप लेंगे तो 18 आपको मिलेगा। तो हरी गेंदों की संख्या 18, तो गुना 18 कर 7 से 7 आपका कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 18, यानी कि हरी गेंद की जो संख्या थी थैली में टोटल कितना था 18 था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बोल रहा है यदि 17 मीटर कपड़ा है, ठीक है ना, 17 मीटर कपड़े हैं जिसका आपको रेट दे दिया कितना 77.5/7 रुपया आपको दे दिया है, ठीक है। तो बोल रहा प्रति मीटर कपड़े का जो मूल्य होगा वो क्या होगा ये ज्ञात करना। तो प्रति मीटर कपड़ा का मूल्य निकालना है तो सबसे पहले निकाल लेंगे इस रूप में, ठीक है। तो इसको यदि हम पूर्णांक में तोड़ते हैं तो इस प्रकार में हम इसे लिख सकते हैं 77 × 7 + 5/7, इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम 1 मीटर जो कपड़ा है उसका रेट क्या हो जाएगा, 1 मीटर का हो जाएगा 77 × 7 + 5, ठीक है ना, इतना हो जाएगा भाग 7 और हो जाएगा आपका 17 से भाग हो जाएगा, ठीक है ना, 17 से भाग हो जाएगा तो 1 मीटर का आपका रेट निकल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं फिर भाग दे देंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपको हो जाएगा 7 7 49, 49 और 5 कितना 54, ठीक है ना, 54 के 4 हाथ में आपका 5 रह गया शेष, ठीक है ना। तो 7 7 49 और 5 54, यानी कि 544 गुने भाग हो जाएंगे 7/17। अब इसे आप भाग देंगे 17 तिया 51 और 17 दूनी 34 आपका ये कट गया, ठीक है ना, यानी कि 32/7। 32/7 को हम लिख सकते हैं 728 और 4 32, यानी कि 4.4/7, यानी कि इतना रुपया आपको आ जाएगा 1 मीटर कपड़े का रेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे इसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, तो यह कहाँ हुआ था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि कहाँ पुदुचेरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुदुचेरी में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे पहले विभूतिकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था। तो सबसे पहले विभूतिकरण किस शहर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि कहाँ कोलकाता में हुआ था सबसे पहले भारतीय शहर विभूतिकरण वाले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान से होता है। तो दामोदर नदी का जो उदय है वो किस स्थान से होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कहाँ छोटा नागपुर पठार से होता है, ठीक है ना। छोटा नागपुर की जो पहाड़ी है ना वहाँ से दामोदर नदी निकलती है, ठीक है। और दामोदर नदी को कहाँ का शोक कहते हैं, तो बंगाल का शोक भी कहते हैं दामोदर नदी को, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं। तो ये कहाँ पर है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कहाँ है गुजरात में। कहाँ है गुजरात में एक ही धर्म के एक विशेष धर्म के 838 मंदिर कहाँ स्थित हैं वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोल रहा है क्या कि दिए गए निर्देशों को कथन को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो और उनके आधार पर तय किए गए जो कौन से निष्कर्ष कथनों के तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है। जैसे बोल रहा है क्या कि सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, क्या है सभी पंखुड़ियाँ जो है सभी पंखुड़ी क्या आता है फूल के अंतर्गत आपको बोल रहा है, क्या है फूल है, ठीक है ना, फूल है। आगे बोल रहा है सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, सभी पंखुड़ियाँ जो है वो क्या है पीली के अंतर्गत में आएगी, सभी पंखुड़ियाँ पीली भी है इस रूप में आपको आएगा, यानी कि सबसे पहले आपको आ जाएगा पीला, ठीक है ना, पीली, सभी पंखुड़ियाँ पीली है, ठीक है ना, सॉरी ये आ जाएगा सभी पंखुड़ी हो गया ना, और सभी पंखुड़ी के बाद एक और ये आ जाएगा आपका सभी पंखुड़ी क्या आ जाएगा पीली के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये आपका पीली वाली ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोल रहा है क्या
कि सभी पीले फूल हैं और सभी पीले जो हैं कि फूल के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब एक बार फिर से मिला लेंगे, सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ फूल के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। सभी पंखुड़ियाँ पीली है, तो सभी पंखुड़ी जो है वो क्या है, पीली के अंतर्गत आ गया, तो दूसरा है पीली है। और तीसरा बोल रहा है क्या कि सभी पीले फूल है, तो सभी पीले जो हैं फूल के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ठीक है, ठीक है। ये तो बन गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब चलिए निष्कर्ष में चलते हैं। निष्कर्ष में बोल रहा है क्या, सभी फूल पीले हैं, तो सभी फूल जो हैं पीले हैं, सभी फूल पीले हैं नहीं, ये गलत हो जाएगा। सभी फूल पीले नहीं हैं, सभी पीले फूल हैं, ये रहता सही, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए वाली जो कथन गलत है, यानी कि ये निष्कर्ष आपका गलत है। आगे बोल रहा है सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं, सभी पीले जो है क्या है, पंखुड़ियाँ, तो सभी पीले जो है क्या पंखुड़ी हैं, सभी पीले पंखुड़ी नहीं है। बैक में कभी भी नहीं आता, वो निगेटिव होता है, यानी गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो बैक में आ रहा है, जबकि ऊपर रुके जाता तो सही रहता कि यानी कि सभी पंखुड़ियाँ पीली है, ये सही होता, या सभी पंखुड़ियाँ फूल है, ये सही रहता। लेकिन सभी पीले पंखुड़ी हैं, ये गलत है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन ए भी, यानी कि ये कथन भी आपका जो निष्कर्ष है वो गलत है, यानी कि दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन बोल रहा है क्या, यदि एल का मतलब प्लस है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो बोलिए, बता रहा है क्या कि 28 5, उसके बाद फिर है क्या 50, फिर 5, अब फिर 4 है, ठीक है। चलिए अब देखते चलते हैं। इसको सिंपल से इस रूप में लिखेंगे। उसके बाद फिर एन का मतलब क्या बता रहा है, तो एन का मतलब है गुना, यहाँ गुना लिख दिए, ठीक है। उसके बाद है एल का मतलब क्या है, एल का मतलब प्लस बता रहा है, तो यहाँ लिख दिए प्लस लिख दिए, ठीक है। यहाँ क्या लिख दिए, प्लस लिख दिए। आगे बोल रहा है पी का मतलब क्या बता रहा है, पी का मतलब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी का मतलब है भाग, तो यहाँ क्या कर दिए, भाग कर दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है एम का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दिए। बस इसे आप हल कर देंगे, 10 × 5 = 50 ये हो जाएगा। 28 × 5 = 4 से 140 और 10 150, 150 में 4 घट जाएगा तो आपका 146, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोल रहा है क्या, पहले इधर देखते हैं 5 और 4 9, यानी कि दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, जबकि गुना कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं 8 3 11 जोड़ रहे हैं तो आ रहा है, और 8 × 3 कर रहे हैं तो आपको ये प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 9 4 13 आपको प्राप्त हो गया, और 9 4 36 आपको ये प्राप्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों अंकों को गुना कर रहे हैं। 24 प्राप्त करने के लिए दोनों अंकों को गुना कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपको जो भाट दिया हुआ है इसको प्राप्त करने के लिए दोनों को गुना करेंगे, 9 4 36 कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है सभी अंकों को गुना करेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा 81। 9 × 1 × 9 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 9 × 1 × 9 बराबर क्या हो गया, 81। उसी प्रकार 81 हमें प्राप्त करना, तो 3 × 3 × 3 × 3 करेंगे, ठीक है। 3 3 9 37 81 आपको प्राप्त हो गया, यानी अगला भी आने वाला जो अंक रहेगा वो 3 रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि आपसी में संबंध जो है वो व्यक्त करना है, ठीक है। तो आपसी संबंध व्यक्त करेंगे हाथ पैर और शरीर, तो शरीर के अंतर्गत ही सब आएगा, लेकिन हाथ अलग होते हैं और पैर अलग होते हैं, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, क्योंकि शरीर के अंतर्गत ही आएगा, हाथ भी और पैर भी, लेकिन दोनों है अलग अलग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है क्या, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का वाष्प में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसे भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी कि तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। डेसिबल किसे नापने में के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि वातावरण में ध्वनि की नापने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो कितना डेसिबल ध्वनि है ये डेसिबल में प्रयोग किया जाता है नापने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या, कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना, इकाई दे दिया और प्रचाल दे दिया, तो इसको मिलान करना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि ए का चौथा होगा, यानी कि वाट को शक्ति में क्या करते हैं, नापते हैं, ठीक है ना। यानी कि शक्ति की जो इकाई है वो क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद फिर बी जो हो जाएगा उसका तीसरा हो जाएगा, यानी कि नॉट, जो कि समुद्री जहाज की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। जबकि नॉटिकल मील है जिसका प्रयोग कितना होता है, नौ संचालन के रूप में नॉटिकल मील का प्रयोग होता है। और कैलोरी जो है उष्मा, कैलोरी जो इकाई है वो उष्मा का इकाई होता है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर बोल रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो सुमेलित नहीं है। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जबकि आर्द्रता जो मापा जाता है वो किससे मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, तो भूकंप आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है ना, तो वातावरण की जो आर्द्रता रहता है वो हाइग्रोमीटर से मापते हैं, जबकि रिएक्टर पैमाने से भूकंप की क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी सभी सेल्सियस ताप सही है। ठीक है ना, सुमेलित है। सेल्सियस को ताप में भी मापते हैं। किलोवाट विद्युत धारा की हो गया, और RH जो गुणक होता है क्या होता है, ये रक्त का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1:5 के अनुपात में दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा, ये लिखना है। तो 1:5 है, 1:5 है, जिसे 1/5 भी लिख सकते हैं, यानी कि रेशियो को भाग में लिखते हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या, 27 नंबर क्वेश्चन है। कुर्सियों और मेजों के मूल्यों का रेशियो आपको दिया कितना, 9:5 दिया। तो कुर्सी है और मेज है, जिसका रेशियो आपको दे दिया कितना, 9:5 दे दिया क्वेश्चन में। यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों के मूल्य से 4200 अधिक है, दोनों का जो डिफरेंस है आपको कितना दिया, 4200। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से कर देंगे। बोल रहा है मेजों का मूल्य क्या होगा, तो मेज का जो मूल्य है वो कितना है, तो मेज का मूल्य का रेशियो कितना है, 5 है। तो गुना कितना, 5 कर देंगे। ठीक है, सिंपल है, इसे आप कैलकुलेट कर देंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो हो जाएगा कितना आपको, इसको देखिए कैलकुलेट करने का इसमें 2 तरीका है। एक तो पहले 4200 है, जिसको दशमलव घटा के हम क्या 100 भी लिख सकते हैं कि नहीं, 100 लिख सकते हैं इस रूप में। अब इसे आप काट दीजिए, 2500 सिंपल कट गया। ठीक है ना, तो आपको दिमाग में ये कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ 5 और कोई संख्या से 5 और 2 निष्कासित करेंगे तो एक शून्य की संख्या वृद्धि होगी। जैसे कि 21 इसमें से निकालते हैं 2 और ये 5 हटा देते हैं, तो 5 और 5 दूनी 10, यानी कि एक शून्य तो लास्ट में आएगा ही आएगा। अब 21 गुना 25 आप सिंपल कर दीजिए, 25 एकम 25 हो गया, 25 से 25 हाथ में 2, 25 दूनी 50, 50 और 2 52, यानी कि कितना हो गया 5250, यानी राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन के लिए भी आप कुछ एक्स्ट्रा जो माइंड है वो आप जरूर कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा, जितना जल्दी से जल्दी हो कैलकुलेशन हो, क्योंकि ज़्यादा भाग देने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किशन एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी को क्या करता है, यात्रा करता है। एक निश्चित गति से, गति कितना है मुझे पता नहीं है। ठीक है ना, तो पता नहीं है तो मान लेते हैं कि उसकी गति कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हम मान लेते हैं कि जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन है, ये चल रहा है। ठीक है ना, कितने की चाल से, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यह चल रहा है, कौन, किशन। ठीक है, बोल रहा है कि हर घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है, धीमी गति हो जाता है। तो उसे अब गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्या होता है, 3 घंटे का समय अधिक लगता है। ठीक है ना, तो जब चाल कम कर देगा तो अब जो वर्तमान, ये पहले जो चाल था, यानी कि जो शुरुआती चाल जो है इसका, वो मूल चाल है वो 1 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान जो चाल हो गया वो 1 से माइनस क्या हो जाएगा, 1-2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो उससे पहले की तुलना में 3 घंटा अधिक समय लगने लगा। ठीक है ना, चलिए तब इसे सिंपल बनाएंगे। देखिए पहले था 120 किलोमीटर गया, ठीक है ना, फिर 120 किलोमीटर क्या हुआ, आया। ठीक है ना, तो बोल रहा है क्या कि पहले उसका जो चाल था वो x की चाल से था, अब x माइनस क्या हो गया, 2 हो गया। तो दोनों में समय का जो डिफरेंस हो गया कितने का, 3 का हो गया, यानी कि 3 घंटे का। समय बराबर हो गया दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब इसे सिंपल आप कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने की इसकी 2 तरीका है। एक तो है क्या कि आप x का ऑप्शन रखिए, x का जो मान है वो आप खुद रख दीजिए, जिसका दोनों का कैलकुलेट करने पर डिफरेंस 3 आ जाए तो आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपको द्विघात समीकरण पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो जैसे x का हम मान यदि धर देते हैं, क्या x बराबर हम यदि रखते हैं 10। ठीक है, तो x का मान यदि 10 रखते हैं तो आपका हो जाएगा 10 - 2, यानी कि कितना, 8। 8 में भाग देंगे कितना से, 120 में 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना आपका 15 आ गया। ठीक है, माइनस यहाँ 10 है और भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 12, बराबर हो गया 3। दोनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी कि इक्वल आने का मतलब है कि x की वैल्यू जो अपन लोग रखे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यानी कि जो सबसे पहले जो स्पीड था उसका वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किशन चल रहा था, लेकिन वर्तमान में वह चलने लगा कितना से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने लगा, क्योंकि x - 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो बोल रहा है वहीं की वास्तव जो उसकी चाल थी वो कितना था, तो वास्तविक चाल उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा था। वर्तमान चाल पूछे तो वर्तमान चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं तो फिर द्विघात समीकरण करेंगे, थोड़ा सा लंबा आएगा ये। ठीक है ना, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन ये, तो आप इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो रहा है क्या, 29 नंबर है, नीचे दी गई तालिका में कक्षा 10 के अनुभाग अ और ब की मध्यावधि का सत्रांत परीक्षा चल रहा है। ठीक है ना, जिसमें छात्रों ने क्या लिया, भाग लिया, और उसको अंकों का विवरण आपको नीचे दे चुका है, जिसमें परिणाम, अनुभाग और अनुभाग अ और ब के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अनुभाग अ के बारे में
कि अनुभाग अ में कम से कम एक परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है ये बताना है। तो कम से कम एक एग्जाम में पास उसे होना है, ठीक है। तो दोनों विद्यार्थी दोनों परीक्षाओं में फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, तो इसको नहीं लेना है। तो मध्यावधि परीक्षा में फेल हुआ है लेकिन सत्रांत में क्या हुआ है, पास हुए हैं, तो ये हो गए आपके 14 ये हो गए। मध्यावधि परीक्षा में पास हुए हैं लेकिन सत्रांत में फेल हुए हैं, तो आपको जो पहला मध्यावधि में पास हुए हैं तो आपको लेना है, तो आपको हो गया 6 ये, और दोनों में पास हुए हैं तो ये हो गए आपके 64, यानी कि टोटल इतने हुए। कम से कम तो एक में पास हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम वाली लेना है और ज़्यादा ज़्यादा है सभी को लेना है, यानी कि पास वाले जितने हैं सभी को लेना है, ठीक है। सिंपल सी ये समझिए। उसके बाद अनुभाग आ में टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 64 और 6 70, 10 80, 80 और 20 कितना हो गया 100, और 8 108 और 4 112, टोटल कितने हो गए 112 हो गए, ठीक है ना। 112 हो गए। तो बोला कितने परसेंटेज हैं ये बताना, तो टोटल कितने परसेंट पास में, 112 में से इतना पास में तो कितने परसेंट हो गए निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ देते हैं, 64 और 6 कितना हो गया 70, 10 80 और 4 84 बटे कितना 112 गुने 100 कर दिए, ठीक है। इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना मराती कट जाएगी आपको, ये कट जाएगा 47, कितना मराती 42 दूनी कट जाएगा ना, 21 से काट देंगे, ठीक है ना। 21 84 और 21 से कट जाएगा 4 मराती 2 मराती, चलिए काट देते हैं, तो 42 से तो कट जाएगा और ये 56 से कट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसको काट देते हैं, तो 6 से ये कट जाएगा कितना 7 से, 7 छक्का 42 और 7 8 56, 2 4 8 और 25 4 100, ये हो जाएगा 25 छक्का 150, ठीक है ना। 25 छक्का 150 इसको काट देंगे फिर सीधे कट जाएंगे, ठीक है। 25 या 75, यानी कि 75% हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 75% ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो काटने के लिए कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना। तो आप काट सकते हैं, आराम से काटिएगा, ज़्यादा उबियाने की ज़रूरत नहीं, आराम से भी आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पूरे दे दिया ऑप्शन नहीं, तो पता भी पूरा ही कटेगा ये, ठीक है ना। तो कभी कभी छोटी बड़ी करते करते कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप अपने हिसाब से भी काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अपना भी दिमाग लगाएंगे, हम भी लगाएंगे, आप भी लगाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से सफलता पाना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है क्या कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बोला कि ABC है, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है ABC है जो कि 6 सेंटीमीटर आपको दे चुका है, ठीक है ना। एक समबाहु त्रिभुज है ये, ठीक है। चलिए एक समबाहु त्रिभुज हो गया ये, जो कि AB और ये C हो गया, ठीक है, बोल रहा है। और इसके भुजा जो दिया है वो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर आपको दे दिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है। बोला यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो किनारे के साथ अंदर में एक त्रिभुज बना हुआ है जिसकी त्रिज्या ये है, ये सभी किनारों में बना हुआ एक त्रिभुज एक वृत्त है, ठीक है ना। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको दे दिया कितना 1 सेंटीमीटर आपको दिया, ठीक है। चलिए यहाँ से ये त्रिज्या मान लिया, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या ये हो गया तो ये 1 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या ये 1 हो गया तो कितना 1 मिनट, ये हो गया आपको कितना 1 मिनट, ये हो गया, ठीक है 1 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या है त्रिज्या, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि ये जो अंदर वृत्त बनाए हैं इसकी त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर आपको दे दिया, जो भीतर वाले त्रिज्या है। तो बोल रहा है क्या कि वृत्त के भीतर किनारों के साथ बना त्रिभुज, तो वृत्त के जो वृत्त है ना इससे आप लोग मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र का बिंदु की डैश की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो जो त्रिभुज है ना ये बिंदु से आपको जो एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना, तो इसकी जो भुजा होगा ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, क्योंकि आपस में सभी क्या है त्रिज्या आपस में क्या हो गए, ये इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या मिलाएंगे ना, देखिए ये मिला दिए, ये मिला दिए और ये मिला दिए, ठीक है ना। तो ये जो त्रिभुज बना है, ठीक है, इसकी भुजा क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपन त्रिज्या निकाल लेते हैं, इसका जो क्या होगा इसकी भुजा कैसे निकलेगा ये सीखते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये निकाल लेते हैं अपन, क्या ये हो गया आपका, ये करना है त्रिज्या है तो आपका ये हो जाएगा क्या 90 डिग्री ये हो जाएगा, ठीक है 90 डिग्री ये हो जाएगा। और ये जो भुजा है मान लेते हैं क्या मान लिया है x मान लिए, इसको यदि x मान लिए हैं, ठीक है, और इसको भी यदि क्या कर लिए, इसमें भी यदि ये मिला लिए, ठीक है, ये मिला लिए और इसमें आपको ये मिल गया, ठीक है। चलिए अब इसमें ये मिला लिए तो ये आपको ये हो जाएगा कितना, ये आपकी जो भुजा मान लिए x मान लिए, ये आपको ऑलरेडी 1 दे दिया और ये आपको क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से इसको भी मिला लेंगे तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपको 1 त्रिज्या और इसका यहाँ से यहाँ तक भुजा उसको x मान लिए, ठीक है ना। चलिए तो ये जो शेष जो एरिया बचा, ये वाली जो आपका एरिया बच रहा है ये हो जाएगा कितना 6 - 2x, ठीक है ना, 6 - 2x हो जाएगा। और यही वाली जो एरिया है आपको क्या करना है हटाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो एरिया इधर और इधर को हटा देंगे तो आपको ये वाली जो त्रिभुज है इसकी भुजा आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए तो इसको निकालते हैं, तो यहाँ पर लगा देते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका एक्स वैल्यू आपका आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो tan थीटा का मान लगाते हैं, tan 30 डिग्री लगाते हैं, तो tan 30 डिग्री का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, यदि पहले लिखें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर लिख सकते हैं 1/x, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या, tan 30 डिग्री का वैल्यू लिख दिए यहाँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, √3 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो गया कितना, √3, x की जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, √3, और ये भी आ गया आपका कितना, √3 आ गया। तो देखिए पूरा जो b और c की लंबाई है वो कितना है, पूरा BC की लंबाई 6 है, जिसमें आपका ये वैल्यू आपका कितना आ गया, √3, और ये भी आ गया आपका √3। दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना। और 2√3 घटा देंगे 6 में से, तो जो आपको जो वैल्यू आएगा वो ये वाली जो आपका भुजा मरेगा ना, ये भुजा, ये जो अंदर वाली वृत्त की त्रिज्या को मिला करके अंदर की आपस में अंदर में जो त्रिज्या मिला है अपन, और उससे एक त्रिभुज जो बना है समबाहु त्रिभुज, उसकी भुजा निकल जाएगा ये। तो ये भुजा हो जाएगा आपका कितना, 6 - 2√3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कितना, 6 - 2√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा क्या, 31 नंबर में बोल रहा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है ये बताना है। तो कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, जो कि क्या है, भौतिक प्रक्रम है, क्या है, भौतिक प्रक्रम है। कौन है, तो आयोडीन का ऊर्ध्वपातन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, ठोस कपूर, ठीक है ना, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, जंग लगने से लोहे का भार होता है। तो जंग जब लगता है तो लोहे का भार में क्या होता है ये बताना है। तो इसका लोहे का भार क्या होता है, बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पाश्चुराइजेशन, ठीक है ना। पाश्चुराइजेशन जिसे बोलते हैं, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो पाश्चुराइजेशन में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है इसमें, ठीक है ना, और फिर एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है ना। निश्चित समय में अचानक क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, उसे पाश्चुराइजेशन बोलते हैं। पाश्चुराइजेशन की एक क्रिया होता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तन करने की क्षमता होती है। तो उत्प्रेरक में क्या निम्न में परिवर्तन करने की क्या क्षमता होती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उत्पाद निर्माण का ताप, ठीक है ना। उत्पाद निर्माण का ताप करने की क्षमता होती है उत्प्रेरक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, VEIL को इतना लिखा गया। तो भी जो आता है वो इसका जो अंक रहता है कितना रहता है, 22, ई रहता है कितना 5, आई रहता है 9 और एल रहता है कितना 12। अब देखिए 22 में सिर्फ 2 लिखा है, एक राइट साइड वाली लिखा है, ठीक है ना। ई का मतलब 5 लिखा है, 9 आई का मतलब 9 होता है तो 9 लिखा है, और 12 एल जो होता है कितना 12 में आता है, जिसका राइट वाला अंक बस लिखा है, यानी कि 2 बस लिखा है। सेम इसमें भी वैसे ही लिख देंगे, जैसे एम कितने में आता है, 13 में आता है तो सिर्फ 3 लिखेंगे। ई जो कि 5 में आता है, ई 5 में आता है, और टी जो आता है कितना 20 में आता है, तो 20 को सिर्फ 0 में लिखेंगे, ठीक है ना। यानी 3550 इसका हो जाएगा, ठीक है ना। उसी बेस पर इसको लिखेंगे तो 3550 जो कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 से 10 हो रहा है यानी 3 की वृद्धि, फिर 3 से हो जाएगा कितना 10 से 14 यानी 4 की वृद्धि, उसी प्रकार आप 5 की कर देंगे, यानी कि 14 5 19, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे बोल रहा है, सभी ड्रेस कपड़े हैं, सभी जो ड्रेस है वो क्या, सभी ड्रेस किस में आएगा, कपड़े के अंतर्गत आएंगे, किसमें, कपड़े में आ रहे हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है क्या कि सभी कपड़े धागे, और सभी के सभी जो कपड़े हैं वो क्या है, धागे के अंतर्गत आएंगे, क्या है, सभी कपड़े धागे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, सभी ड्रेस कपड़े हैं, सभी कपड़े धागे हैं, सभी कपड़े धागे हैं। चलिए निष्कर्ष में देख लेते हैं। पहला बोल रहा है क्या कि सभी ड्रेस धागे हैं, सभी ड्रेस धागे हैं, जी हाँ बिल्कुल धागे हैं, ऑप्शन ए यानी कि निष्कर्ष एक सही है। आगे बोल रहा है सभी धागे कपड़े हैं, सभी धागे कपड़े हैं, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा तो ये गलत रहेगा, ठीक है ना, यानी कि ये गलत है, यानी ऑप्शन ए यानी कि निष्कर्ष एक बस सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। केवल एक निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है, दिए गए व्यंजन के ऐसे चिन्ह की संख्या ज्ञात करना है जिनके ठीक पहले एक अंक आती है। तो चिन्ह के पहले एक अंक आता है तो किस में आता है ये देखना। देखिए चिन्ह के पहले
चिन्ह के पहले हाँ ये डॉलर का चिन्ह है ना, इसके पहले एक अंक आ रहा है जो कि 2 आ रहा है, और किसी में देखते हैं तो किसी में, और किसी में ऐसा किसी में नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ रहा है ABCD का अंक है इसके पहले, तो इसके पहले नहीं, जो चिन्ह है ना उसके पहले आना चाहिए। तो ये तो 0 है, अति O है ये, तो ये भी नहीं, इस भी नहीं, ये भी नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ एक आ रहा है ये, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ एक आएगा, एक मतलब कितना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि भाग का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है गुना, और प्लस का अर्थ है, गुने का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। गुने का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। गुना का अर्थ है भाग, एक मिनट सॉरी, चलिए यहाँ रहेगा आपका क्या रहेगा, माइनस, ठीक है ना। माइनस जो है, माइनस का अर्थ हो जाएगा, माइनस का अर्थ हो जाएगा आपका भाग, ठीक है ना। माइनस का ये रहेगा आपका यहाँ क्या, माइनस, और यहाँ रहेगा आपका क्या, भाग, ठीक है ना। चलिए बोल रहा है क्या, भाग का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ है गुना, और माइनस का अर्थ है भाग, और गुना का अर्थ है क्या, प्लस। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसको तो बाई ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। बाई ऑप्शन में सबसे पहले लिख लेते हैं, एक ही में लिखेंगे आपको आ जाएगा ये, ठीक है ना। जैसे हो गया कितना, 12 20 12 7 2 बराबर 34 आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए पहले बोल रहा है भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ क्या है, माइनस, तो यहाँ कर दें आप माइनस कर दें, ठीक है। आगे बोल रहा है गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ जो आपको बोल रहा है, गुना का अर्थ है प्लस, तो यहाँ कर दें आप प्लस, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या लिख रहे हैं, प्लस का अर्थ है गुना, तो यहाँ कर दें आप गुना, ठीक है। उसके बाद है माइनस, माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, तो माइनस का अर्थ बोल रहा है भाग, तो यहाँ कर दिए भाग, ठीक है। चलिए अब इसे हल कर देते हैं। 12 - 20 प्लस 12 गुने 7 भागा 1/2 कर सकते हैं, ठीक है ना, बराबर गुना 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 34। ये आप काट देंगे तो हो जाएगा 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12। अब इसे काट दीजिए तो 6 7 42, 42 और 12, ठीक है ना। 42 और 12 कितना हो जाएगा, 42 12 54, ठीक है ना। 54 में से 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 बराबर हो जाएगा 34, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए ही इसका सही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी किसी में बराबर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का संबंध है साहित्य से, तो मदर टेरेसा का संबंध किससे है ये बताना है। तो साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार मदर टेरेसा को शांति में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 42 है, निम्नलिखित में से कौन एक यशद पुष्प, ठीक है ना, यशद पुष्प कहलाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि जिंक ऑक्साइड क्या कहलाता है, जिंक ऑक्साइड कहलाता है क्या, यशद पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, लोलक की कालावधि जो है निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी डैश, ठीक है ना। तो बाल्टी क्या महसूस होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है कि इसका जब बाल्टी जब खींचते हैं ऊपर, तो पानी से ऊपर जैसे ही बाल्टी होता है तो अपन को क्या होता है, पानी की सतह से ऊपर जब होता है बाल्टी तो क्या होता है, भारी महसूस होने लगता है, यानी कि भारी हो गई है यह महसूस होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है यह महसूस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि किसका, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 46 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको दे दिया 25 मीटर भुजा की लंबाई, ठीक है। जैसे देखिए ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, समचतुर्भुज, जिसे बोल देंगे क्या, ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। बोला इसमें प्रत्येक भुजा जो है आपका क्या है, 25 दे दिया है, प्रत्येक भुजा कितना 25 आपको दे दिया है। बोला विकर्ण की लंबाई 14, एक विकर्ण दिया है जिसकी लंबाई कितना दे दिया है, 14 आपको दे दिया है, ठीक है ना। ये हो गया विकर्ण, तो विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है, 14, विकर्ण मान लेते हैं ये D1 हो गया जो कि 14 आपको दे चुका है, ठीक है। आपका दूसरा जो विकर्ण है ये आपको पता नहीं है, ठीक है ना, तो दूसरा विकर्ण निकालेंगे। सबसे पहले दूसरा विकर्ण आपको खींच देते हैं, ये हो गया आपका दूसरा विकर्ण। ये मान लेते हैं कि ये क्या ओ पर कट करता है, कहाँ पर कट करता है, ओ पर, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको, एक मिनट, ये ओ पर क्या हुआ, कट किया। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि समचतुर्भुज की विकर्ण जो है आपस में क्या होता है, इक्वल में कट करता है और बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है, एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करता है और 90 डिग्री पर ये विभाजित करता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो जैसे कि एक भुजा आपको दे दिया, एक विकर्ण दे दिया आपको कितना 14 दे दिया, तो एक विकर्ण हो जाए कितना 7 और 7 हो जाएगा, तो टोटल एक विकर्ण हो गया 7 और 7 14।
दूसरा विकर्ण आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। देखिए ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज है ना, DAOD, ठीक है ना, AOD या कोई भी एक त्रिभुज आप लेंगे तो ये समकोण ही बनेगा। तो AOD आपका समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें आपको कर्ण के सामने, ठीक है ना, सॉरी 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। और एक को आधार या लंब आप कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया 25 आपका कर्ण हो गया, और 7 आप आधार मान लेते हैं, तो ये होगा आपका क्या, लंब हो जाएगा। यानी कि D2 जो हो जाएगा उसमें आधा वाला जो भुजा हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब। ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए अब निकाल लेते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है ना, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, 625 में से आप 7 का स्क्वायर यानी कि 49 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर 576 आ जाएगा। लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब बराबर हो जाएगा कितना, रूट में 576 जो कि 24 का क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है ना। तो 24 ये हो गया और 24 ये भी हो जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। तो ये हो गया आपका 24, यानी कि D2 जो हो जाएगा 24 और 24 कितना हो जाएगा, 48 यानी 48। यानी कि D1 हो गया, यानी कि विकर्ण एक, पहला विकर्ण 14 और दूसरा विकर्ण हो गया 48, आपको ज्ञात हो गया इससे, ठीक है ना। चलिए सॉरी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ से निकालना क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने D1 गुने D2, ठीक है, सिंपल है। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2 D1 आपको 14 और D2 कितना 48 है। इसको आप कट कर देंगे तो हो जाएगा 7 से काट लेंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, गुना करने का भी शॉर्ट तरीका इसमें है, 8 सत्ते 56, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। तो किस में आ रहा है 6, ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कितना, 336 वर्ग मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप उसे निकाल लेंगे, गुना कर देंगे, 8 सत्ते 56 हो गया, 5 7 28 5 33 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 है, एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्के हैं। कितने की सिक्के हैं, 1 रुपये की है, 5 रुपये की है और 10 रुपये के सिक्के आपको एक बैग में रखा हुआ है। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये के जो सिक्के की संख्या वो आपस में क्या है, बराबर है। सभी की संख्या जो है बराबर है, यानी कि 1 1 और 1 की रेशियो में है, ठीक है ना। सभी की संख्या आपस में, यानी 1 रुपया है वो भी एक सिक्का है, 5 रुपये का भी एक सिक्के हैं, 10 रुपये के भी एक सिक्के हैं, ठीक है। यदि बैग में कुल धन आपको दे दिया कितना, 368 रुपया। बैग में टोटल जो धन है वो कितना है, 368 है। अब देखिए यहाँ जो धन हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए 1 रुपया की एक सिक्का तो कितना होगा 1 रुपया, 5 रुपया के एक सिक्का रहेगा तो कितना 5 रुपया, 10 रुपये के सिक्का तो कितना 10 रुपया, यानी कि टोटल जो धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 5 15 15 और 1 16। तो टोटल धन की तुलना टोटल धन से बोल रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या क्या होगा, तो सिक्का की कुल संख्या कितना होगा 1 1 2 और 1 3, तो टोटल कितने 3, गुना कर देंगे। अब इसे आप भाग दे दीजिए, तो भाग देने को तो होगा 16 दूनी 32 और 16 तिया 48 से कट जाएगा और 23 तिया आपको 69 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। देखिए 48 नंबर है, आप सिंपल सी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो हो जाएगा आपका एलसीएम कितना 35 हो जाएगा, 35 आपका एलसीएम हो गया। ऊपर तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 728 और 520, 28 और 20 कितना हो जाएगा 28 और 20 48। 48 किसको लिख सकते हैं 1.13/35, ठीक है ना, 1.13/35, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है tan 4 थीटा, यानी कि tan की जो घात है वो 4 थीटा दिया हुआ और tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 दिया हुआ। तो सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान जो है वो निकालना है, ठीक है ना। तो 2 लाने के लिए आप सिंपल सी है कि थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है ना। तो tan थीटा का tan 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है, और 1 का 4 बार गुना करें चाहे कितने बार गुना करें 1 ही आएगा। tan स्क्वायर बराबर भी 1 ही हुआ, तो 1 और 1 कितना 2 आपको बराबर हो गया। और उसी प्रकार से सेक 45 डिग्री का मान रखेंगे, ठीक है ना। तो सेक 45 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है √2 होता है, ठीक है ना। तो √2 का आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस √2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2 को 4 बार आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आपको प्राप्त होगा, और √2 का 2 बार गुना करेंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, अंतर करेंगे तो आपको 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप सिंपल से पुट वैल्यू कर दीजिए, आप आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जो है, तो क्या है ये बताना, ठीक है। तो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो डैश क्या है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि उत्पादित की जाती है, क्या किया जाता है उत्पादित की जाती है, उसे मेगावाट बिजली में नापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 51 नंबर क्वेश्चन है,
बोल रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो इसका देखते हैं क्या है। तो क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से द्रव की प्रवाह मापा जाता है। क्यूसेक से द्रव की प्रवाह मापा जाता है, यानी कि ए के लिए आपका 3 रहेगा, ए के लिए आपका 3 यानी कि बी और डी में, ठीक है ना। वाइड जो कि कंप्यूटर में यूज होता है, यानी कि बी के लिए आपका 4 नंबर हो जाएगा, बी का 4 नंबर, ठीक है। रिएक्टर से क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, किससे, रिएक्टर स्केल से, ठीक है ना। यानी कि सी का आपका दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा का मतलब हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि शिव ने एक कमीज को 8% हानि पर 184 रुपया में बेचा, ठीक है ना। 8% हानि हुआ तो उसे कितना बेचा, 184 रुपया में बेचा। 184 में बेचा तो 8% की हानि, यानी कि यहाँ जो हो गया कितना हो गया 92%, यानी कि 92% में बेचा, ठीक है ना। 8% हानि हुआ यानी कि 92% में बेचा। अब उसे क्या करना है, 5% लाभ प्राप्त करना है। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचेगा वो वस्तु को, 105% में बेचेगा, ठीक है ना। परसेंट से परसेंट आपका कट जाएगा, 92 गुना 2 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 184। 105 गुना 2 कितना हो जाएगा, 210, ठीक है ना। 210 यानी कि 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा, उसे 210 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया जाए, कमी कर दी जाती है, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले बोल रहा है कि एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है। तो इसका चाल क्या हो जाएगा, तो इसका चाल हो जाएगा आपका, चाल मान लेते हैं भी, तो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटा लगता है। इसका मतलब हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 175 ये कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा इसका चाल हो गया, ठीक है ना। कितना, 87 किलोमीटर प्रति घंटा, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कार चल रही है, ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि इसकी चाल 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देते हैं, कम कर देंगे, ठीक है ना। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाए तो वर्तमान चाल जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, तो वर्तमान चाल हो जाएगा इसका 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और इस चाल से यदि चले कार तो 450 किलोमीटर की दूरी, ठीक है ना, 450 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर लेंगे ये पूछ रहा है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। चलिए इसको निकाल देते हैं। 75 से 15 × 5 = 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 15 × 5 = 75, और ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 15 × 3 = 45, ठीक है ना। कन्फ्यूज जाते कहीं कहीं, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 6 × 5 = 30 से आपका ये कट जाएगा। 1 मिनट रुक गया, ये 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे, कितना हो जाएगा 6 घंटा, यानी कि 6 घंटे में क्या हो जाएगा, ये दूरी को तय कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए बोल रहा है क्या कि एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35, 40 से विभाजित करने पर शेष 14, 19, 29 और 34 बचता हो, ठीक है। चलिए तो सब में देखिए शेष 20 और 14 में जो डिफरेंस है कितने का, 6 का। 19 और 25 में डिफरेंस कितने का, 6 का। 35 और 29 में डिफरेंस भी 6 का। 34, 40 में भी 6 का। यानी कि जो अंतर आ रहा है संख्या में और जो शेषफल में उसका अंतर कितने का है, सभी में 6 का आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले संख्या को क्या कर लेंगे, जो संख्या दिया हुआ ना 20, 25, 35 और 40 इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 20 हो गया, 25 हो गया, आपका 35 हो गया और 40 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 5 सब में से निकाल लेते हैं कॉमन। तो 5 तो 4 हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, ये हो गया 5 आपका कॉमन हो गया, ठीक है। चलिए 4 कॉमन कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो 4 ये कॉमन हो गया, 5 × 7 × 2 हो गया, ठीक है। चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 5 दूनी 10 तो आपको वो निकल गया, यानी कि 1 शून्य लास्ट में बैठा देंगे, ठीक है। तो 520 और 20 = 40, यानी कि 140 से और 10 ये निकाले थे तो 10 1 शून्य और बैठा देंगे, यानी कि एलसीएम हो गया कितना, 1400। जब एलसीएम 1400 हो गया तो आपको बोल रहा है संख्या ज्ञात करना है। तो ये संख्या जो है सभी से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, लेकिन अपने को 14, 19, 29, 34 शेष बचना चाहिए। तो जो एलसीएम निकला है उसमें से आप जो डिफरेंस आ रहा है ना 6, इसको आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो संख्या आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1394। तो ये संख्या रहेगा आपका, ठीक है ना। तो यह छोटी से छोटी संख्या कौन है, तो यह है 1394, ठीक है ना। तो 1394 में यदि 20, 25, 35, 40 से भाग देंगे तो निम्न दिया है वो है, ये सभी शेष बचेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1394। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 55 नंबर क्वेश्चन है। एक द्विघातीय बहुपद के माइनस
कोष्ट में दिया है, ठीक है ना, के माइनस ए और एक्स का होल स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य माइनस 3 है, तो के का जो मान होगा वो क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए तो द्विघात समीकरण पढ़े हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी पर रखना है, जिसमें एक्स की वैल्यू जो आप लोगों को दे दिया कितना -3 आपको एक्स की वैल्यू दे दिया, ठीक है। चलिए तो निकाल लेते हैं, तो के -1 और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस के इंटू एक्स जो कि -3 और प्लस हो जाएगा आपका क्या 1 और बराबर 0, ठीक है। चलिए इसको निकाल लेते हैं, तो 3 तिया 9 प्लस में तो 9 के हो जाएगा, 9 के -9 प्लस कितना हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, ठीक है ना, -3 के हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा क्या +9 और -3 के सॉरी प्लस 9 के -3 के, तो इसको माइनस कर दें तो हो जाएगा कितना प्लस में आ जाएगा आपका कितना 6 के आ जाएगा, ठीक है ना, 6 के आ जाएगा आपका ये, और इधर हो जाएगा कितना माइनस में 9 है और प्लस में 1 है, तो इसको घटाएगा तो हो जाएगा -8 और बराबर के साथ ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 8, ठीक है। इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 4 दूनी 8, यानी के की जो वैल्यू आ जाएगा 4/3 आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यानी के का जो मान हो जाएगा कितना 4/3, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर आप ये बना लेंगे तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 56 की ओर। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 69 रुपये की राशि को जेसन और रूहाना में 1:2 के अनुपात में बांटा गया, यानी कि जेसन की जो रेशियो कितना है 1 है और आपको दे दिया रूहाना की रेशियो कितना 2 दिया है, ठीक है। टोटल कितना 69 रुपया का आपको बांटा गया, तो टोटल राशि 69 है, यहाँ टोटल राशि 2 और ये कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहा है क्या कि रूहाना को कितनी राशि मिलेगी, तो रूहाना की रेशियो कितना है 2, तो गुना कितना से कर देंगे 2 से, 23 तिया 69 हो जाएगा और 23 दूनी 46, यानी कि रूहाना को 46 रुपया मिला है, ठीक है ना। और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, 69 को कर देंगे कितना इसमें 23 से गुना और इसमें भी 23 से गुना, तो 23 दूनी 46 और ये 23, यानी कि टोटल 69 रुपया, ठीक है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा 57 नंबर जो रेखा कोष्ठ के अंदर है उसी क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा आपका 28, ठीक है ना। तो +28 और -27 हो जाएगा कितना +1 आ गया, ठीक है ना। +1 आने का मतलब हो गया कि ये हो गया, यानी कि आप इतना को जब हल करेंगे तो आपको आ गया क्या +1 आ गया, +1, ठीक है ना। तो +1 तो 26 और ये कितना 27, तो 27 आ गया आपका कोष्ठ के अंदर की जो प्रक्रिया आ गई कितने 27 आ गए टोटल वैल्यू, ठीक है। अब 27 25 -27 हो जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है। तो -2 बचेंगे तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा प्लस में 2, तो +2 का मतलब हो जाएगा 24 और 2 26, ठीक है ना। तो अब बच जाएगा आपको कितना 23 माइनस कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है ना। 23 - 26 और इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना -3 का मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 25 और 6 की वृद्धि हो गया, फिर यहाँ 7 की, फिर यहाँ 8 की, कितना हो जाएगा 9 की वृद्धि, ठीक है ना। अगली बार कितने की वृद्धि 9 की वृद्धि होंगे, तो 46 और 9 कितना हो जाएगा 55, यानी कि 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनका पहले सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो आप इसे आप एक जगह क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, जैसे कि 2 लिख लीजिए, ठीक है ना। जो अंक है वो लिख लेते हैं, 2 के बाद आपका 4, 4 के बाद आपका 21, 3 और 6 आ गया, ठीक है। अब इसका मान धरते चले जाएंगे, आसानी से हल हो जाएंगे। जैसे n की मान क्या बोल रहा है कि n से अभिप्राय है गुना, तो यहाँ क्या कर देंगे गुना, उसके बाद फिर है l का मतलब क्या बोल रहा है l का मतलब प्लस, तो यहाँ आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है p का मतलब क्या बोल रहा है p का भाग है, तो p का यहाँ पर क्या कर देंगे भाग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर m का अभिप्राय है क्या माइनस, तो हम माइनस कर दें, ठीक है। बस इसे हल कर लेंगे, 7 तिया 21, 4 दूनी 8, 8 7 15, 15 में से 6 हो जाएगा तो कितना घट जाएगा 15 - 6, यानी कितना 9, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 9 इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ABCD का जो अंक है वो आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसे बना लेंगे। जैसे P आता है कितने, P का जो नंबर है वो आपका आता है 16, ठीक है ना। I 9 में आता है, P 16 में और E 5 में, तो सभी का जो अंक है वो लिखा है, P का 16 स्थान है तो 16 लिख दिया है, I 9 में आता है तो 9 लिखा है, फिर 16 लिखा है और फिर 5 लिखा है। उसी प्रकार से इसमें भी लिख देंगे, तो बोल रहा है SWAN का जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या होगा, तो N जो आता है आपका 24 में सॉरी n आता है कितने में 14 में आता है, ठीक है ना। n 14 में आता है तो लास्ट अंक कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 नंबर बोल रहा है यदि TEEN को इतना लिखा जाता है तो ENTER यानी इंटर को क्या लिखा जाएगा ये बताना है। देखिए T आता है कितने में 20 नंबर में,
उसके बाद ई 5 में, ए भी 5 में और एन आता है 14 में, ठीक है। तो उसी को ये लिख दिया, तो इस प्रकार से इसके भी लिख देंगे। तो ई आता है आपका 5, एन आता है 14, टी आता है 20 और ई आता है 5 और आर आता है 18 में। आपको जो मिल जाएगा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी 514 20 518। तो 514 20 518 514, ठीक है ना, 514 ये 514 20 518 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट में बोल रहा है क्या, बाई ई डबल एल को लिखा है कितना, बाई जो आता है आपका कितना 25 में आता है, फिर ई आपका कितना 5 में, एल 12 में आता है, ठीक है। तो उसी को ये भी लिखा है, तो इसको भी सेम लिख देंगे। टी कितना में आता है 20 में आता है, ए 1 में आता है, एल 12 में और ई आता है आपका 5 में, ठीक है। तो 20 11 25 कहीं लिखा होगा, 20 11 25, ठीक है ना, 20 11 25 ऑप्शन ए में है, तो ये सही हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे, याद रखिएगा। ABCD के पूरे जो अंक है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ए कौन नंबर में आता है, सी कौन नंबर में आता है, डी कौन नंबर में आता है, एफ एन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कथन के बारे में कि सभी कारें जीप हैं। सभी जो कार हैं वो क्या है, जीप हैं। सभी कार जो है वो क्या है, जीप के अंतर्गत आएगा। सभी कार जो है वो क्या है, जीप है, ठीक है ना। सभी कार क्या है, जीप है, जीप लिख दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी जीप 4 पहिया है। सभी जीप भी जो आएगा किस में आएगा, 4 पहिए के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। ये हो गए क्या, 4 पहिए, 4 पहिए, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ये आएंगे। तो ये हो गया आपका कथन, सभी कार जीप हैं, सभी कार जीप हैं, सभी जीप 4 पहिए, सभी जीप 4 पहिए हैं, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष में चलते हैं। तो पहला निष्कर्ष बोल रहा है सभी 4 पहिए कारें हैं। सभी 4 पहिए जो है वो कार है, नहीं। ऊपर से जो नीचे आता है ये हमेशा क्या होता है, रॉन्ग होता है, यानी कि ऑप्शन ए यानी कि निष्कर्ष 1 जो है क्या है, गलत है। कुछ 4 पहिए जीप हैं, कुछ 4 पहिए जीप हो सकते हैं, ये संभावना है, ठीक है ना। तो नीचे के ऊपर से जब आता है तो कुछ वाली जो सेंस रहेगा वो आपका सत्य माना जाता है। तो कुछ वाली सेंस जो रहेगा वो सत्य रहेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी यानी कि कथन निष्कर्ष 2 जो है वो क्या है, सही है। तो कथन 2 सही, निष्कर्ष 2 सही है। इसका मतलब है कि केवल 2 निष्कर्ष निकलते हैं, यानी कि अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी आज का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो ऊपर से नीचे आएंगे कुछ का सेंस रहेगा तो वो सत्य माना जाता है, तो ये ध्यान रखेगा। लेकिन सभी का जो सेंस रहेगा वो गलत होता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए पूरा। सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है ना। सभी जो लैपटॉप है, सभी लैपटॉप को एल लिख दिए, ठीक है ना। सभी लैपटॉप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स को ई लिख दिए, ठीक है। आगे बोल रहा है सभी इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करते हैं, विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। तो सभी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा वो विकिरण उत्सर्जित के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका विकिरण उत्सर्जित करने वाला पॉइंट, क्या हो गया, विकिरण, ठीक है ना। विकिरण उत्सर्जित करने वाला, ठीक है। चलिए इसी पर बनाना है। तो इसमें भी देखिए बोल रहा क्या, अब चलते हैं निष्कर्ष में। निष्कर्ष में बोल रहा है सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जी हाँ। नीचे से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं मतलब ऑप्शन ए यानी कि निष्कर्ष 1 सही है। आगे बोल रहा है कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। कुछ विकिरण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। तो ये बोल रहा है क्या, कुछ विकिरण जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। कुछ वाला सेंस रहेगा वो सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ बड़ा सेंस जो रहता है वो आपको सही माना जाता है। तो ये भी आपका जो निष्कर्ष है ये क्या है, सही है, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर है घोड़ा, बंदर और बाघ को दर्शाना। तो घोड़ा, बंदर, बाघ सभी के सभी क्या है, जानवर है और सभी अलग अलग प्रकार के जानवर है, इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सभी जानवर है और सभी अलग अलग प्रकार के जानवर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या, 66 में कौन सा बेन जो है वो, कौन सा बेन आरेख जो है वो हुवेल, जहाज और महासागर को दर्शाता है। तो देखिए हुवेल भी महासागर में रहता है और जहाज भी जो पानी वाला रहता है वो कहाँ, महासागर में रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि महासागर के अंतर्गत दोनों आएंगे। दोनों किस में आएंगे, महासागर में, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। दोनों अलग अलग हैं, हुवेल मछली है, जहाज अलग चीज़ है। तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों महासागर में रहते हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। बोल रहा है क्या कि चमड़ा, पानी और जंतु में कौन सा रिश्ता को दर्शाता है, ये बताना है, ठीक है ना। तो चमड़ा, पानी और जंतु में दर्शाना है। तो जो जंतु है उसमें क्या रहेगा, चमड़ा तो होता ही है, यानी कि त्वचा तो रहेंगे ही, यानी कि जंतु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, चमड़ा आ जाएगा और पानी भिन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 68 है।
68 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत मानक समय आधारित है, यानी कि भारत का जो मानक समय है वो आधारित कितना डिग्री देशांतर में है ये बताना है, या देशांतर या अक्षांश जो भी सही है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारत का मानक समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है ये बताना है। तो बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि कौन आता है? शुक्र ग्रह आता है। ठीक है ना, तो बुध और पृथ्वी के बीच में कौन आते हैं? शुक्र ग्रह आते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन है नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है ये बताना है। तो नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अंग्रेजी भाषा है जो नागालैंड की क्या है? मुख्य भाषा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि चावल का सबसे अधिक होता है खाद्य फसल में उत्पादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ठीक है ना, तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस को प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फ्रियान गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रियान गैस का प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो गिरनार पर्वत पर स्थित जो है सुदर्शन झील का उसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि स्कंदगुप्त के द्वारा यह किया गया था। यानी कि पुनरुद्धार जो है वो सुदर्शन झील का वो किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है खड़गवासला बांध। ठीक है ना, खड़गवासला बांध जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, तोमर राजपूतों द्वारा बनवाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? ठीक है ना, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? दशावतार। ठीक है ना, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। तो दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर है? तो यह है आपका बेतवा नदी के तट पर। किसके? बेतवा नदी के तट पर है, यानी कि ऑप्शन डी सही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है ये बताना है। तो कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका केराटिन। कौन बचाता है? केराटिन बचाता है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, यानी भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है क्या? भारतीय सेना दिवस। ठीक है ना, भारतीय सेना दिवस कब मनाया था? 15 जनवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है ये बताना है। तो भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बंगलुरु की, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है, किसको जानते हैं? बंगलुरु को। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है बताना। ठीक है ना, तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। ठीक है ना, सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु डैश होता है, क्या होता है ये बताना है। जब पानी में साधारण जो नमक है वो मिलाते हैं तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में क्या परिवर्तन होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि पहले बढ़ेंगे फिर क्या होंगे? घटेंगे। ठीक है ना, तो पहले बढ़ता है फिर घट जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है जल दोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि बहिदाबी। क्या है? बहिदाबी के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड के सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि बेसिक और एसिडिक। क्या है? बेसिक और एसिडिक है। ठीक है ना, एसिडिक है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ठीक है ना, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं, ठीक है ना, अभिक्रियाओं का वेग समान गुणक से बढ़ाता है। क्या करता है, अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं का वेग जो है वो समान गुणक से बढ़ाता है, उसे क्या होता है, उत्प्रेरक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, माणिक्य, ठीक है ना, माणिक्य और नीलम रासायनिक नाम के रूप में कैसे जाने जाते हैं ये बताना है। तो माणिक्य और नीलम जो है रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। किसमें, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है ये बताना है। तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, तो ये इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है, ठीक है ना। तो भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं ये बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 18 तत्व हैं। कुल कितने हैं, कुल 18 तत्व हैं। नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो जंतु विज्ञान के उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका, बोलते हैं उसे क्या, जीव परिस्थितिकी बोलते हैं, ठीक है ना, जीव परिस्थितिकी, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा, ठीक है ना, विद्या जो होता है उसको क्या कहते हैं ये बताना है। तो वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या होता है उसे क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेरेंटोलॉजी में वृद्धा की अध्ययन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय प्राणी है उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि गंगा की डॉल्फिन, जो गंगा में डॉल्फिन पाए जाते हैं उसे बोलते हैं क्या, भारत का जलीय प्राणी बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या, पांडा भी उसी कुल में आता है जिसका या जिसकी कुल है। तो किस कुल में आता है ये बताना है। तो पांडा निम्नलिखित में से किसके कुल से संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि भालू के कुल से संबंधित है कौन, पांडा, यानी कि भालू भी उसी कुल में आता है जिस कुल में पांडा आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, ठीक है ना। तो किसे जब कुएं या तालाब में छोड़ देते हैं तो मच्छर को नियंत्रित तो वह कर लेता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि गैम्बूसिया फिश, ठीक है ना। गैम्बूसिया फिश जो है उसे आप छोड़ देंगे तालाब में या कुआं में तो मच्छर को क्या करता है, खा जाता है या जो भी करता है, लेकिन मच्छर को वो कम कर देते, शायद खा जाते होंगे, तभी तो कम करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 93 की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं ये बताना है। तो अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन किस रूप में करते हैं, यानी किससे करते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि बातक तंत्र से करते हैं। किससे करते हैं, बातक तंत्र से करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है तो किसके समतुल्य होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 1.0 बार, यानी 1 बार के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जल का बहाव, ठीक है ना, जल का बहाव जो है वो क्यूसेक के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, जूल संबंधित है, ठीक है ना, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल का संबंध किससे है ये बताना है। तो जूल का संबंध ऊर्जा से, तो पास्कल का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि दबाव से संबंधित है, यानी पास्कल का संबंध किससे है, तो दबाव से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97 है, 1 किलोवाट घंटा का जो मान होता है वो क्या होता है ये बताना है। तो 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। क्या होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होते हैं 1 किलोवाट घंटा का मान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार से टी टाइप का लिखा हुआ है, इसे मिरर में देखने पर क्या बोला है, छवि, ठीक है ना, दर्पण में छवि देखने पर यह कैसा दिखेगा ये बताना। तो दर्पण में क्या होगा, ये उलट जाएंगे, यानी कि आपको बन जाएगा क्या, ये ए बन जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप के ये बनेंगे। तो इस टाइप के बनेंगे मतलब ए ऑप्शन में, और ए जो आपको कहाँ दिया गया, तो ये ऑप्शन यहाँ से नहीं टिक कर देना कि
ए मतलब ए जो ए लिखा हुआ है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी ऑप्शन में, तो आपको डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। यह नहीं, ऐसा नहीं करना है कि ए यहाँ देखें ए रंग दिए तो आपको गलत हो जाएगा। फिर ये कहाँ लिखा हुआ है, ये डी में, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 भी वैसे जल में प्रतिबिंब कैसे चुने, जो जल में होगा वो कैसा होगा ये बताना। तो जल में क्या हो जाएगा, ऊपर वाली ये जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो नीचे आ जाएंगे तो आपका ऑप्शन ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है ना। ए ऑप्शन हो जाएगा, ए मतलब किसमें, बी में, ठीक है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन। पूरा दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज कितने होंगे ये बताना है। तो एक आयत है ये, ठीक है ना। तो आयत में समकोण त्रिभुज कितने बनेंगे, तो चारों कोणों पर बनेंगे, मतलब 1 2 3 और 4 बनेंगे, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ये लेंगे तो आपको यहाँ बनेगा, और एक त्रिभुज ये यदि एक विकर्ण लेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, यानी कि 2, और ये वाली लाइन से लेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि टोटल कितने बनेंगे, 4 समकोण त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जैसे देखिए ये हो गया आपका समकोण, तो एक यहाँ बनेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ बनेंगे, ठीक है ना। तो एक विकर्ण ये लेंगे तो आपको एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, 2 हो गए। और यदि ए वाली विकर्ण आप खींचेंगे तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, तो ये भी 2 हो गया, यानी टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है ना। तो दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुजों की संख्या कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, ठीक है। चलिए तो ये था आज की प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 2, जो कि 2 नंबर सेट था, जो कि आपको पूरा 1 से 100 तक पूरे डिटेल में सोल्यूशन आपको कराया गया, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।